नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इसमें पहली बात ये है कि क्या आनुवंशिकता और जैव विकास का कोई संबंध हो सकता है। आनुवंशिकता और जैव विकास का कोई संबंध होता है, इसीलिए हम इस पाठ में दोनों चीज़ें एक साथ पढ़ रहे हैं। आनुवंशिकता का अर्थ आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, आपको पता है आनुवंशिकता क्या होती है। आनुवंशिकता यानी कि माता पिता से विभिन्न लक्षणों का उनकी संतति में स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाती है। आपने सुना होगा कि हम किसी बच्चे को कहते हैं कि तुम्हारी शक्ल तुम्हारे पापा से मिलती है या तुम्हारे बाल तुम्हारे पापा से मिलते हैं। तो जब किसी बच्चे को किसी माता पिता के किसी लक्षण से रिजेंबल करते हैं यानी कि मिलान करते हैं, तो वो लक्षण जो माता पिता से उसके बच्चे में आया है, उस लक्षण का आना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। विज्ञान की भाषा में हम कहेंगे कि ये लक्षण जो उसके पिता से या उसकी माता से उसके बच्चे में आए, वो क्या है? आनुवंशिकता। अब आनुवंशिकता से एक भिन्न शब्द होता है विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब होता है कि कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जो उसके माता पिता से भिन्न होते हैं, यानी कि कुछ लक्षण तो ऐसे होते हैं जो कि माता पिता से आते हैं अपने बच्चे में, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो माता पिता से भिन्न होते हैं या नए होते हैं। तो उन्हें जो ऐसे लक्षण जो कि उनकी वो पुरानी पीढ़ी से अलग करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? विभिन्नता। नए लक्षणों का विकास या विभिन्नता के संचयन से जीवों का अस्तित्व प्रभावित होता है। ये विभिन्नताएं जीवों को पर्यावरण के प्रति अनुकूलन कर उसकी उत्तरजीविता या जैव विकास में सहायक होती है। यानी कि ये जो नए लक्षण पैदा होते हैं जो उसके माता पिता से नहीं मिलते हैं, कहीं ना कहीं उनका कारण क्या होता है? उत्तरजीविता, यानी कि उसके अस्तित्व को बनाए रखना और जैव विकास में सहायक होना। तो अब हम पढ़ेंगे जो लक्षणों की वंशागति के नियम। क्या नियम है वंशागति के? हम क्या करते हैं ना कि आनुवंशिकता के आधार पर, जैसा हमने कहा कि माता पिता के लक्षण उसकी संतति में आते हैं, तो यहाँ पर ये तय करना मुश्किल होता है कि दोनों में से किसके लक्षण उसकी संतति में दिखाई देंगे, माता या पिता, दोनों में से किसके लक्षण दिखाई देंगे। इसको समझने के लिए मेंडल ने एक प्रयोग किया था जिससे उन्होंने बनाया था वंशागति के नियम। तो हम यहाँ पर मेंडल का योगदान के रूप में या फिर प्रयोग के रूप में पढ़ेंगे मेंडल के वंशागति के नियम। वंशागति नियम को समझाने के लिए उन्होंने मटर के पौधों पर विभिन्न लक्षणों वाले पौधों पर प्रयोग किया था, क्योंकि मटर का पौधा जो होता है वो शीघ्र और स्पष्ट लक्षण व्यक्त करता है। इसमें विपर्यासी लक्षण होते हैं। क्या होते हैं विपर्यासी लक्षण? विपर्यासी लक्षण का मतलब है कि जो विपरीत भी हैं एक दूसरे के और जो स्पष्ट दिखाई भी देते हैं। यदि हम 2 मटर के पौधों में संकरण करवाएंगे तो उसकी संतति में किसके लक्षण आए, ये हमें तभी पता चल पाएगा जब दोनों के लक्षण विपरीत होंगे। जैसे कि विपर्यासी लक्षण जैसे कि हो सकता है बीज का, कि उस एक पौधे का बीज गोल हो और दूसरे का झुर्रीदार हो, एक का फूल बैंगनी हो और दूसरे का फूल सफ़ेद हो, एक की ऊंचाई लंबा हो और एक बौना हो। तो इस तरह से अलग अलग लक्षणों के मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किए। सबसे पहले उन्होंने करवाया एकल संकरण। एकल संकरण का क्या मतलब होता है? एकल संकरण का मतलब होता है कि मेंडल ने मटर के केवल एक लक्षण पर प्रयोग किया, यानी कि उनको सिर्फ एक लक्षण ही देखना था। तो जब एक लक्षण का प्रयोग किया तो उन्होंने कहा इसे एकल संकरण। अब एकल संकरण में इसमें एक पौधा जो था, हम कह सकते हैं नर पौधा, वो तो लंबा था और एक बौना था, यानी लक्षण क्या लिया उन्होंने? ऊंचाई का। और फिर इनमें हम संकरण करवाया। तो संकरण करवाया तो हम संकरण को इस तरह से समझ सकते हैं कि हम ले सकते हैं एक पौधा, मान लो नर पौधा हम कहते हैं लंबा है और मादा पौधा बौना है। तो नर पौधे में हम ले लेते हैं टी और मादा पौधे में हमने लिया छोटा टी। अब हमने इसमें संकरण कराने से पहले हमने इसको इस तरह से किया, टी और टी। अब हम इसमें संकरण करवाएंगे तो ये वाला टी जो नर वाला जो होगा वो मादा से संयोजन करेगा, तो ये वाला टी इस वाले टी के साथ और ये वाला टी ही इस वाले टी के साथ संयोजित होगा। तो टी और टी, ये टी और ये टी। अब इसी टी का
इस टी से हुआ तो ये टी टी बना। अब इसका तो दोनों के साथ हो गया, अब किसका करेंगे, इसका करेंगे तो पहले किससे करेंगे, इससे, तो क्या बना टी टी, और इससे होने के बाद किससे करेंगे, इससे, तो इसका इससे भी किया तो क्या बना टी टी। और सभी एक जैसे हैं, यानी कि सारे ही पौधे कैसे बने, लंबे। सारे पौधे पहली पीढ़ी में लंबे बने, इसे हम बोलेंगे F1 पीढ़ी। ये पीढ़ी कैसी है, F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे बने। अब अगर हमने इन्हीं का दोबारा से संकरण करवाया तो संकरण कराने से पहले हम इस तरह से इस टी को इसमें और इसमें, इसमें और इसमें बांट देते हैं। अब हम इसमें कराते हैं संकरण कराया तो पहले इसका इन दोनों से कराएंगे, तो इसका हमने पहले इससे कराया तो क्या बना, कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब इसका इससे तो करा लिया, अब किससे कराना है, इससे कराना है, तो इससे कराना है तो हमने इसका इससे कराया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी तरह से इसका तो हो गया, अब इसका कराएंगे तो इसका पहले हमने किससे कराया, इससे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे कराया तो स्मॉल टी है दोनों। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर तो सारे पौधे लंबे थे, लेकिन यहाँ पर ये 3 पौधे तो कैसे हैं, लंबे, और एक पौधा है बौना। बौना कौन सा पौधा है, जिसमें दोनों टी कैसे हैं, स्मॉल। कहने का मतलब ये है कि तीनों पौधे जिनमें कैपिटल टी आया है वो तो लंबे हो गए, लेकिन जिनमें कैपिटल टी नहीं है, स्मॉल टी है, वो हो गए बौने पौधे। तो हम ये कह सकते हैं कि लंबे पौधे का गुण प्रभावी लक्षण है। तो हम ऐसे लक्षण को कहेंगे जो परिलक्षित होते हैं, उस लक्षण को हम कहेंगे प्रभावी लक्षण। और जो परिलक्षित नहीं होता है, इसमें है तो सही लेकिन इसमें दिखाई नहीं दिया, इस पौधे में लक्षण किसका दिखाई दिया, कैपिटल टी का, वो लंबा हुआ। छोटा टी है लेकिन फिर भी बौना नहीं हुआ, तो ये जो परिलक्षित नहीं हुआ इसको हम बोलेंगे अप्रभावी लक्षण। तो ये प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, यानी कि इसमें 3 पौधे लंबे और एक पौधा बौना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3:1। या फिर हम लिख सकते हैं कि 75% पौधे तो लंबे हैं और 25% पौधे बौने हैं। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1:2:1। 1:2:1 क्यों लिखा, क्योंकि एक तो है टी टी और एक है स्मॉल टी, और ये जो 2 है ये दोनों हैं जिनको हमने जोड़ दिया एक और एक करके, तो ये 2 वो वाला 2 है। इस प्रकार इस अनुपात को आप समझ सकते हैं। तो हमने ये एकल संकरण कर लिया। अब हम पढ़ते हैं द्विसंकरण क्या होता है। द्विसंकरण जो होता है, जब मेंडल ने एक लक्षण के स्थान पर 2 लक्षण वाले पौधों का प्रयोग किया तो उन्होंने क्या कहा इसको, द्विसंकरण। तो 2 लक्षण कौन कौन से लिए, रंग और बीज। रंग उन्होंने एक का लिया पीला और हरा, और दूसरा उन्होंने बीज में लिया गोल और झुर्रीदार। अब जब इन्होंने 2 लक्षण वाले पौधों पर संकरण कराया तो क्या हुआ, 2 पौधों पर हम इस तरह से समझ सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मान लो हमने पौधे लिए 2 लक्षण वाले R R Y Y, और हमने एक पौधा लिया छोटा r और बड़ा y। ये कैपिटल और ये स्मॉल है, ये स्मॉल और कैपिटल है। जब इनके अलग अलग लक्षण हैं, अब की बार हम एक लक्षण नहीं बल्कि हम 2 लक्षण ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे इस तरह से, बड़ा R और Y, एक R और एक Y, यानी कि एक R ले लेना है, एक Y ले लेना है। इसमें भी हमको इसी तरीके से करना है, एक R एक Y, एक R एक Y। अब हम इनका क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे। जब हम इनका संकरण कराएंगे तो पहले संकरण हम इसका इसके साथ कराएंगे। तो हमने इसका संकरण इसके साथ कराया तो कैपिटल लेटर पहले आता है, स्मॉल लेटर बाद में आता है, फिर कैपिटल लेटर पहले आएगा और स्मॉल लेटर बाद में आएगा, तो ये बनेगा। इसके बाद हमने इसका
इसके साथ तो करा लिया, लेकिन हमें इसका इसके साथ भी कराना है, तो फिर यही बनेगा। फिर हमें इसका पहले हम इसके साथ कराते हैं, तो आर आर वाई वाई। फिर हमने इसका इसके साथ कराना है, तो आर आर वाई वाई। इस तरह से ये संतति कौन सी पीढ़ी में बने? F1 पीढ़ी में बने। इसमें भी क्या हुआ, चारों पौधे जो थे वो गोल और पीले थे। अब हमने दूसरी पीढ़ी में जब संकरण कराया, तो दूसरी पीढ़ी में हम मान लो एक संतति ये ले लेते हैं और एक संतति ये ले लेते हैं। एक संतति ये लिया तो पहले हम इनके टुकड़े करेंगे, तो इनके 4 टुकड़े होंगे। टुकड़े करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल R और कैपिटल Y, स्मॉल r और स्मॉल y। इसी तरह से इसमें कैपिटल R और कैपिटल Y, स्मॉल r और स्मॉल y। अब हमें क्या करना है, बाकी के जो 2 हैं इसमें एक के साथ कैपिटल के साथ हम ले लेंगे स्मॉल, और स्मॉल के साथ हम ले लेंगे कैपिटल। इस तरह से हम कर लेंगे। इसी तरह से हम यहाँ करेंगे। ये हमने 4 जोड़े बना लिए। अब हम इनका संकरण कराएंगे। जब हम इनका संकरण कराएंगे तो पहले इसका इसके साथ कराएंगे। इसका इसके साथ कराया तो क्या हुआ, इसके साथ इसके कराया तो आर आर, दोनों आर कैपिटल हो गए और वाई भी दोनों क्या हो गए, कैपिटल। अब इस आर का इसके साथ तो करा लिया, अब किसके साथ कराएंगे, इसके साथ। तो इसी आर वाई का इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका किसके साथ कराएंगे, इसके साथ कराएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। आप इसका किसके साथ कराएंगे, इसके साथ कराएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो ये हमारा ये पूरा हमारा हो जाता है। अब हम करेंगे, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, इस आर वाई का हमने चारों के साथ कराया तो आपको इन तीनों का भी चारों के साथ कराना है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको ये बोर्ड बना के भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से बोर्ड बना सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 4 हैं, ये जो 4 आपके बने हैं, इन चारों को आप यहाँ पर एक को आप लिख दीजिए ऊपर और इस दूसरे को आप लिख दीजिए यूं लंबाई में। और फिर आप करवा सकते हैं, जैसे आर वाई की आर वाई से संकरण कराया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर इस आर वाई का इस आर वाई से कराया तो ये बनेगा, इस आर वाई का इससे कराया तो ये बनेगा, इस आर वाई का इस आर वाई से कराया तो ये बनेगा। आपने गणित में इस तरह का चार्ट पढ़ा होगा बनाना, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इस पूरे चार्ट को, इस पूरी टेबल को भर लेंगे। तो अनुपात जो बनेगा इसका 9:3:1 बनेगा। इस वंशागति के नियम से निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि जो हमने F2 पीढ़ी में, ये F2 पीढ़ी में किया हमने, F2 पीढ़ी में निष्कर्ष ये निकला कि द्विसंकरण प्रयोग से ये निष्कर्ष निकला कि 2 लक्षण वाले पौधों में वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात दोनों लक्षणों के पुनर्संयोजन से नए लक्षण वाले संकर पौधे बनते हैं। यानी कि नया लक्षण भी उत्पन्न हो सकता है अगर हम 2 लक्षणों वाले पौधों को लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं अनुवांशिक लक्षण का स्थानांतरण कैसे होता है। अनुवांशिकता या लक्षणों का स्थानांतरण कोशिका में किससे होता है, डीएनए पे लगे जीन से होता है। और अर्थात संतति कोशिका में लक्षणों का नियंत्रण या परिवर्तन का कारण क्या है, जीन है। आपको ये ध्यान रखना है कि परिवर्तन क्यों आता है, जीन की वजह से आता है, क्योंकि जीन जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का सूचना स्रोत होता है। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि परिवर्तन जो आया वो किसकी वजह से आया, जीन की वजह से। जीन की वजह से क्यों आया, क्योंकि जीन में परिवर्तन हुआ तो प्रोटीन में परिवर्तन हुआ, प्रोटीन में परिवर्तन हुआ तो हार्मोन में परिवर्तन हुआ, और हार्मोन में परिवर्तन हुआ तो लक्षण में परिवर्तन हुआ। किसी भी जीव में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है,
46 होती है, जो कि 23 जोड़े के रूप में होती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि अगर 23 जोड़े होते हैं तो संतति कोशिका में अगर 46 गुणसूत्रों का स्थानांतरण होगा तो वो संख्या सुनिश्चित कैसे रहेगी? तो सुनिश्चित ऐसे रहेगी कि नर कोशिका में भी 23 जोड़े का गुणसूत्र होता है और मादा कोशिका में भी 23 जोड़े का गुणसूत्र होता है, जिसमें से दोनों में से 46 गुणसूत्र आने की बजाय कितने कितने गुणसूत्र आते हैं? 23 गुणसूत्र नर के और 23 गुणसूत्र मादा के। तो 23 जुड़कर संतति कोशिका में भी कितने हो जाएंगे? 46 गुणसूत्र। दोनों में से एक एक जोड़ा ही संतति कोशिका में आता है। अब हम लिंग निर्धारण की बात करते हैं। संतति का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो सभी जीवों में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे घोंघे में प्राणी लिंग का निर्धारण स्वयं करते हैं, इनमें ये आनुवंशिकता नहीं होती है। जबकि सरीसृप में निषेचित अंडे के ऊष्मायन यानी कि वातावरण पर निर्भर करता है इसका लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? मानव में लिंग निर्धारण ऐसे होता है कि मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र नर में और 46 गुणसूत्र मादा में, जिसमें से 44 गुणसूत्र तो होते हैं दोनों में समान, इसमें भी समान, इसमें भी समान, लेकिन एक जोड़ा गुणसूत्र अलग अलग होता है। नर में होता है XY और मादा में होता है XX। तो अब जब हम इनका संकरण होता है तो हम पहले इनको जोड़ों में तोड़ लेते हैं। जैसे कि 44 + XY को जोड़ेंगे 22 + X और 22 + Y। इसको तोड़ेंगे तो 22 + X 22 + X। अब 22 + X को हम इससे पहले करेंगे तो कितने हो गए? 22 और 22 44 और X और X। अब हमने इसके साथ तो कर लिया, अब किसके साथ करेंगे? इसके साथ करेंगे, इसी का। तो इसी का इसके साथ किया तो 44 प्लस इसके साथ ही करेंगे तो 22 का ये रहा 44 + XX और इसका भी इन दोनों के साथ करेंगे तो 44 + XY आएगा। इस तरह से लड़का और लड़की होने की संभावना कितनी हो गई? 50% हो गई। हम इसको इस तरह से भी शो करते हैं। नर मादा को हम यहाँ लिख सकते हैं, नर को हम यहाँ लिख सकते हैं और फिर दोनों को संकरण करवा के हम यहाँ लिख सकते हैं। तो लड़का और लड़की होने की संभावना कितनी कितनी हो गई? 50%। यानी कि जिसमें Y आएगा वो लड़का होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें XY का जोड़ा आएगा वो लड़का होगा और जिसमें XX का जोड़ा आएगा वो लड़की होगी। तो इस प्रकार हम ये लिंग निर्धारण हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे विकास कैसे होता है। विकास जो है वो विभिन्नता के कारण होता है। और विभिन्नता क्यों होती है? लक्षणों में परिवर्तन के कारण। लक्षणों में परिवर्तन का कारण क्या होता है? या तो जीन में परिवर्तन होगा या फिर लैंगिक जनन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जीन में परिवर्तन से या लैंगिक जनन के कारण लक्षणों में परिवर्तन होता है, जिससे विभिन्नता आती है और जिससे